बार एनटीए की गलती निकल के आ रही है, कहीं ग्रेस मार्क्स गलत तरीके से देना, पेपर लीक हो रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं करना, इन चीजों से कहीं लगता है कि यार ये गलत हुआ है। 200-300 के बीच में हो तो भाई मत करना। अब मैं ये बात बोल दूं तो शायद बच्चों को बुरा लगेगा, लेकिन ये फैक्ट है। सो हेलो एवरीवन, आई एम अथर्व अग्रवाल और आज मैं आया वो एमआर सर के यहाँ पे। सर ने इनवाइट किया था, लगभग 2 घंटे हो चुके हैं यार। सर से बहुत बातें की, बहुत कुछ सीखने मिला। तो सर की जो स्टोरी थी काफी इंस्पिरेशनल थी यार। एंड जो लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो सबको जानते ही होंगे, जो लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हैं ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, सर इज वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी इन फिजिक्स, ठीक है, आपको पता ही है। तो यार एक बार मैं सब चाहूंगा कि सर अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करें और अपनी जो स्टोरी थी कि जो मैंने सुनाई है हमें, जो इंस्पिरेशनल स्टोरी कहाँ से निकल के वो कहाँ आज पहुंचे, तो भी सुनाए आपको। और बाकी जो आपके डाउट्स होते ही है वो तो हम लेंगे। सबसे पहले सभी लोग एमआर का नमस्कार। और बेटा मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, बहुत सारे नहीं भी जानते होंगे। काफी बच्चे तैयारी करते हैं नीट जेई की, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो नीट जेई की तैयारी नहीं भी करते होंगे। तो इंस्पिरेशनल तो क्या है, ऐसा है कि हम लोग गाँव से हैं, बिहार के बहुत छोटे से गाँव से हैं, और फैमिली कंडीशन ऐसी रही कि कभी रेगुलर स्कूल नहीं जा पाए, और कुछ 1-2 साल तक स्कूल गए भी थे तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं। कभी सपना नहीं देखा था बहुत बड़े बनने का, या बहुत पैसा कमाने का, या बहुत पॉपुलर होने का, कभी कुछ ऐसा नहीं देखा सपना। बट लाइफ आगे चलती गई। जैसे जैसे लोअर मिडिल क्लास फैमिली में होता है कि आप एक टाइम के बाद, जैसे आप 10th कर गए या 12th कर गए, तो आप घर में कुछ पैसे कमा के दो, ये रहता है हमेशा। तो ऐसा ही प्रेशर हमारे पर भी था कि घर में कुछ पैसे कमा के दो। बट जब हम 11th-12th में पहुंचे ना, तो जब सोसाइटी में देखा कि बहुत सारे लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं। नीट जेई का नाम मैंने सबसे पहले सुना था 12th पास करने के बाद। मैंने सुना था जब मैं 12th पास कर गया था ना। आज भी यूपी, बिहार और महाराष्ट्र, राजस्थान के गांव की बात करूं अगर मैं, तो गांव में शायद बहुत सारे बच्चे शायद कमेंट करके बताएंगे कि नीट और जेई के बारे में आपने कब सुना। तो आज तो यूट्यूब का जमाना, पहले नहीं था। पहले आप लोकल लेवल पे जहाँ छोटे गांव में रह रहे हो वहीं पे पता चलता था कि आप क्या कर रहे हो और बाकी आसपास के लोग क्या कर रहे हैं। आज यूट्यूब चलाते हो तो 10 कॉमेडी वीडियो देखो तो कहीं ना कहीं से तो नीट जाएगा, कोई ना कोई बच्चा मिल जाएगा आपको, या कोई मोटिवेट करता हुआ है, कोई जर्नी दिख जाएगा आपको। पहले ऐसा नहीं था, और अभी भी शायद गाँव में तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाता है, तो अभी अवेयर नहीं हो पाते लोग। तो वैसे जगह से हम लोग हैं। और सच बताओ तो मेरा AI EEE में 2-2.5 लाख है, वो भी 1 साल प्रिपरेशन करने के बाद। और 12th में मेरा 49% मार्क्स थे, तो मैंने एक बार ड्रॉप किया फिर से, तो मैंने मार्क्स बढ़े। 12th के लिए भी ड्रॉप किया मैंने। तो कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए यार कि मैं टॉपर रहा हूँ, मैं नहीं था कभी टॉपर। मैं 12th के लिए ड्रॉप किया क्योंकि मेरे 12th में 49% मार्क्स थे। उसके लिए भी मैंने ड्रॉप करके दोबारा दिया था, तो मेरे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में 81% मार्क्स आए थे जब मैंने 1 साल ड्रॉप करके पेपर दिया था। तभी मुझे हिंदू कॉलेज में एडमिशन मिला था उस टाइम। और वो भी पहले तो दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में मैं पढ़ा था 1 साल, फिर अपग्रेड होकर मैं हिंदू कॉलेज में गया था। तो वहाँ से जर्नी देखी, फिर कॉलेज में आया। कॉलेज में मैं ऐसे कॉलेज में, जब हिंदू कॉलेज में गया तो एक कॉलेज ऐसा है कि चप्पल पहन के भी बच्चा वहाँ पे आता है, और मर्सिडीज और BMW से भी बच्चा आके बैठता है। तो वो ब्यूटी है यार हिंदू कॉलेज और सेंट स्टीफेंस कॉलेज, इन सब कॉलेजेस का जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। IIT भी की बात करूँ, एम्स की भी बात करूँ, तो एम्स मुझे लगता है कि एम्स में एक बच्चा फटा हुआ पैंट भी पहन के बैठता होगा, और ऐसा भी बच्चा बैठता होगा जो मर्सिडीज और BMW से आता है। तो ऐसे परिवेश से हम लोग आए हुए थे, कॉलेज में पढ़ाई करी। उसके बाद मजबूरी में शुरू किया पढ़ाना, क्योंकि जब मैंने BSc कर लिया, फिर MSc कर लिया, तब तक थोड़ा पढ़ने लग गया था। अच्छा खासा समझ में आ गया कि पढ़ाई जरूरी है। तो उस टाइम ना मजबूरी में शुरू किया, क्योंकि घर वाले बोले कि 5 साल तो दिल्ली रह के अब तो कमा, पहले तुम्हें लगा कि नहीं थोड़ा पढ़ के कमाओगे, तो अब तो कमाओ। तो तब मैंने, मेरा एक दोस्त था आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट में, और उसने मुझे रिकमेंड किया कि तुम जा सकते हो अगर तुम्हें जॉब करना है तो मैंने वहाँ पे पहली बार ज्वाइन किया था आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और तब से मजबूरी में शुरू किया, और एक चैलेंज था कि मैं कभी कोचिंग नहीं गया, मैं किसी भी रेप्यूटेड कोचिंग में या प्राइवेट किसी ट्यूटर से नहीं पढ़ा, तो मुझे नीट जेई के लेवल पे नहीं आता था कुछ भी। और मैं चला गया आकाश में, तो आकाश में 20 लोग थे फिजिक्स फैकल्टी में, मेरा सबसे रैंक टेस्ट में नीचे आता था 20वें नंबर पे, फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम में। सर एक क्वेश्चन इससे पहले बताया कि आपने ये डिसाइड किया कि मुझे BSc इन फिजिक्स है, फिजिक्स को ही क्लियर करना है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब मैं फेल हुआ ना, 49% मार्क्स आए, तब मेरे नाना जी से मैंने बात किया कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। तब मुझे अकल आई कि पढ़ना चाहिए, तो वो इतने पैसे मुझे दिए कि एक ही कोचिंग में कर सकता था। और मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री 3 ऑप्शन थे, लेकिन मैं एक ही का पैसा दे पाता क्योंकि मेरे पास घर से इतने ही पैसे मिले थे। तो एक फिजिक्स के सर थे, मकबूल हसन सर, आज भी मुझे याद है, तो उनको मैंने पैसा दिया
और एक ही कोचिंग कर सकता था। तो यहाँ से मैं पढ़ाई सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ में अपने दोस्त से करता था। तो टीचर से मैंने बस फिजिक्स ही पढ़ा, इसलिए शायद मैं फिजिक्स का टीचर। तो सर वहाँ से आपने स्टार्ट किया और फिर आकाश में ज्वाइन किया। आकाश में मेरे सबसे नीचे नंबर आते थे। तब मैं जयपुर गया और जयपुर में जब मैं पहला पोस्टिंग हुआ तो काफी स्ट्रगल था वहाँ पे। मतलब टीचर जो भी बाकी लोग होते थे वो कहते थे तुम अभी टीचर नहीं बन पाओगे। वो मेरा डेमो लेते थे, बोलते थे तुम अगर पढ़ाने जाओगे तो बच्चा सो जाएगा, जो भी एक्सेट्रा बातें थी। लेकिन वहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट ये था कि जब एक छोटी सी चीज भी एक बच्चे को जब मैं बताता तो वो पैर छू के जाता, तो बड़ा स्माइल करके जाता, खुश होके जाता। तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला कि यार ये है तो बहुत मजेदार चीज पढ़ाना। तो फिर मैं पढ़ने लग गया। तो असली मेरी जो पढ़ाई हुई है बच्चों को पढ़ाने के लिए वो मैं जयपुर से शुरू किया था। मैंने उस टाइम पे जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट थे ना सबके मॉड्यूल बैठ के खुद सॉल्व किए। उस टाइम पे पढ़ते टाइम तो कभी मौका ही नहीं मिला, उस टाइम पे मैंने सॉल्व किया और फिर पढ़ाना शुरू किया। तब मतलब वो है ना शुरू तो मजबूरी में किया, बाद में मजा आने लगा। तो सच में मजा आने लगा और आज भी मन लगता है। मतलब जो सबसे ज्यादा इंगेजिंग जो मैं रिलैक्स होता हूँ पढ़ाते समय रहता हूँ, सब कुछ भूल जाता हूँ। लोग कहते हैं ना कि करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, कहते हैं मेडिटेशन करना चाहिए। तुम पढ़ाई करो तो मेडिटेट करो, थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहोगे। लेकिन मेरा पढ़ाना ही मेरा मेडिटेशन है। मेडिटेशन मतलब क्या होता है? सब कुछ भूल जाओ, एक थॉट दिमाग में चलना चाहिए, शांत बैठ रहना चाहिए, पढ़ाने में रहते हो। तो मैं बच्चों को भी कहूंगा कि अगर तुम्हें मेडिटेशन अलग से करने की जरूरत पड़ रही है तो तुम गलत रास्ते पे हो। पढ़ाई ही तुम्हारा मेडिटेशन होना चाहिए। तो मैं दिखा भी कि सर यार जब पढ़ाते भी है 10-12 घंटे मैराथन होती है, 20 घंटे मैराथन होती है और वो सेम लेवल ऑफ एनर्जी फर्स्ट आवर से लेकर लास्ट आवर तक रहती है। पर ये तो एक चीज है। एंड अभी सर ने तो काफी अच्छे एग्जाम्पल बताया कि यार जब तुम पढ़ाते हो तो कैसे तुम कुछ चीजें सर जो है सिंप्लीफाई करते हो। कि एक अपने एग्जांपल देता है ऐसा यूनिट वाला डायमेंशनलेस वाला, ठीक है, जो सर गाना कौन सा था वो है ना नीचे फूलों की दुकान। बच्चे बता देंगे इसमें। और ये एक्चुअल में क्या है कि ये स्टार्टिंग के 2 चैप्टर के 4 कंसेप्ट में लग चुके हैं और आगे आने वाले कई चैप्टर में लगते हैं ये। तो सर ठीक है, ये सब उनको मतलब वो इतना पढ़ाने में वो हो जाता है कि हाँ। और ये सबसे बड़ी बात है जो मैं शायद ये सीक्रेट है मेरा कि मैं कभी भी ये चीजें सोच के क्लास में नहीं गया। हाँ। पढ़ाते पढ़ाते ही चीजें पता नहीं कैसे दिमाग में क्लिक कर जाती है कि इसको ऐसे भी समझा सकते हैं, ये भी बता सकते हैं। पहला ये सीक्रेट है कि मैंने हर चीज जो आज मैं पढ़ाने में यूज करता हूँ, जो मेरी टेक्निक हो या जो बच्चे 1 स्टार कहते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का इजी मेथड हो, वो सब क्लास में इन्वेंट हुआ है। वो सडन होता है। पहली एक चीज। और दूसरा सीक्रेट मैं एक और चीज बताता हूँ। मैंने मतलब जो भी चीज मैं आज बता रहा हूँ, मैं बच्चों को डांटता बहुत हूँ क्लास में, बहुत डांट देता हूँ। मुझे इतना नहीं डांटना चाहिए, मैं ऑफ कैमरा मतलब अभी बता रहा हूँ क्योंकि बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री बोटनी जूलॉजी सब पढ़ता है, थोड़ा प्रेशर रहता है। मैं थोड़ा उसमें रहता हूँ ना फ्लो में, इसलिए मैं डांट देता हूँ ज्यादा, लेकिन डांटना नहीं चाहिए। आज मैं 100% यहाँ पे आके एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस बात को कि जितनी भी चीजें मैं आज टेक्निक यूज कर रहा हूँ पढ़ाने को, उसमें 80% चीजें मैंने बच्चों से सीखी है। और बच्चों से कैसे सीखी है तो उसमें से 10-20% तो बच्चे बता के गए कि ऐसे कर लो सर। या बच्चे जब डाउट पूछते तो उसको बताते बताते समझ में आता है कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऑल क्रेडिट गोज टू हिम, क्योंकि मैंने कभी भी पढ़ के नहीं चीजें सीखा, चीजों को पढ़ा के ही सीखा सारी चीजों को। और सर मेरे को मतलब एक पर्सनल वो भी होता है कि बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन आपसे है। मतलब मैंने एक चीज नोटिस की है कि एट लास्ट बच्चे जब प्रॉब्लम क्या होता है कि एक आध 2 चैप्टर कहीं कुछ नहीं समझ में आया तो बच्चे हर बच्चा मतलब मेरे ख्याल से 90% बच्चा जो नीट दे रहा है वो आपको जानता है, आपने पढ़ चुका है कहीं ना कहीं। और मोस्टली अगर मैं पूछूं बच्चों से कि बेस्ट टीचर कौन है, मतलब आप जिससे पढ़ते हो आप यहाँ पे क्यों शिफ्ट हुए, ठीक है, चाहे ऑनलाइन में हो, बच्चों ऑफलाइन में पढ़ रहा है, तो वो मतलब आपको कहते हैं रीजन क्या होगा कि आप पे बच्चे क्यों आ रहे हैं, मतलब कि इतना पसंद क्यों कर रहे हैं? क्या वो मेथोडोलॉजी है, क्या वो नॉलेज है, क्या वो सिंप्लीफाइंग का तरीका है, कि आपका बेस्ट पॉइंट क्या है? मुझे लगता है आजकल के जो ऑनलाइन जमाने में लोगों को लगता है कि रीलें देख के बच्चा पढ़ने आता है, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल। वो रील देख के बच्चा मजे ले लेगा, पढ़ाई नहीं। पढ़ाई बच्चा करता है। मैं आपको बताऊं, आप डॉक्टर पढ़ाई कर रहे हो, आपने भी कहीं कोचिंग की होगी। कोचिंग करने से पहले किसी से पूछा था कि मुझे कोचिंग करनी है तो कहाँ जाऊँ? घर में किसी से पेरेंट्स से या पेरेंट ने किसी से पूछा होगा, पेरेंट्स ने किसी से पूछा होगा, पूछा था। आज हर बच्चा जब पढ़ाई करता है और टीचर को चूज करता है तो ये हमेशा वो कहीं ना कहीं एक सेलेक्टेड बच्चे से, सक्सेसफुल बच्चे से पूछता है। और हर सक्सेसफुल बच्चा सीरियस होता है तभी सक्सेसफुल होता है। वो रील देख के डिसाइड नहीं करता कि उसको किससे पढ़ना है, और वो नाम उसी का लेता है जो जेन्युइनली उसको कनेक्ट करा के चीजें समझा चुका होता है। तो मुझे जो लगता है जो मेन रीजन है, बाकी लोगों को जो कंफ्यूजन होता होगा कि मैं आज बहुत वायरल हो जाऊंगा तो बच्चा हमसे पढ़ेगा, ऐसा नहीं है। वायरल आपको रिजल्ट में होना है। तो
आज अगर बच्चा मेरे से पढ़ रहा है तो उसका रीजन यही है कि शायद पिछले 3-4 सालों में बहुत बच्चे पढ़ के मेरे से सेलेक्ट हुए हैं और वो बच्चे रिकमेंड करते हैं, ये रीजन है। और ये जो माउथ पब्लिसिटी जो होती है ना कि बच्चा बच्चे को बताता है, सबसे बड़ा मार्केटिंग ये होता है कि एक सेलेक्टेड बच्चा जब बोलता है तो उसकी बातें लोग सुनते हैं। और सर मैंने ये भी अभी आपसे 2-3 घंटे बाद समझ में आया कि जो बहुत ज़्यादा एडटेक में हो गया या ऑनलाइन में हो गया तो बहुत सारे टीचर्स रेवेन्यू ओरिएंटेड या बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं। मुझे लगता है कि आपका मेन फोकस ही टीचिंग है, मतलब टीचिंग ही आपको करना है और पैशन एक दिल से है कि बस यार बस ये करना है, बाकी सब टेकन केयर ऑफ है। हाँ, जैसे मैंने मतलब हमेशा अपने आप को देखा है तो मुझे इतना समझ में आता है कि मैं कभी भी अच्छा लीडर नहीं बन सकता। जैसे मुझे दे दो कि मुझे 4 लोगों के साथ काम करना है तो मैं नहीं करा पाऊंगा किसी से काम, और ना ही मैं बहुत अच्छा मतलब कोई बिजनेस कर सकता हूँ, मतलब मुझे नहीं पता चलता ये सब सारी चीज़ें। मैं कह रहा हूँ ना कि पढ़ाना मेरे लिए मेडिटेशन है, तो मैं उसी में एंगेज रहता हूँ और मुझे ये अच्छा लगता है। और शायद एक टीचर जो है ना, एक ट्रू टीचर अपनी टीचिंग को कभी नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसको उसमें मजा आता है। हाँ, एक्सेप्शंस होते हैं कुछ, वो अलग बात है, मैं मतलब वो कमेंट नहीं कर सकता। एक्सेप्शंस हर चीज में होते हैं, मतलब ये डिबेट का टॉपिक नहीं है। ये टॉपिक ये है कि हाँ, अगर दिल से जुड़े हो टीचिंग के लिए तभी आप मेहनत कर सकते हो। अच्छा, एक बात बताता हूँ, मैंने कई बार देखा है कि जैसे जैसे टीचिंग कैरियर आगे जाता है लोग मेहनत करना कम कर देते हैं। और कम इसलिए कर देते हैं कि वो सैचुरेट होता है, और सैचुरेट इसलिए होता है कि उनका प्रोफेशन होता है। लेकिन आप जब एक दिल से काम कर रहे हो तो जितना ज्यादा आपको टाइम होगा टीचिंग में, उतना ज्यादा कहीं ना कहीं आप उसमें और इन्वॉल्व होगे और टीचिंग आपकी इम्प्रूव होगी। सो यार काफी स्टोरीज हो जाए इंस्पिरेशनल थी। अब आते हैं अपन जो टॉपिक अपना है नीट, ठीक है। तो यार बहुत सारे बच्चे हैं कि भैया रीनीट होगा नहीं होगा, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये टॉपिक ऑफ डिबेट। तो मैंने सर ने बात की कि क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए। सर का एक ओपिनियन था जो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग सुनो एक बार। रीनीट के बारे में अगर मैं बात करूँ ना, तो जब भी मैं ऐसे बच्चों से मिलता हूँ, वो 680, 670 या 700 मार्क्स जो बच्चे लेके आ रहे हैं, 720, 715 लेके आ रहे हैं, तो बहुत मेहनत से लाए बच्चे। और कह रहे कि सर देखो ना, सिलेबस भी तो कम हुआ है और पेपर भी इजी था, और कहीं ना कहीं बच्चे अब ज्यादा मेहनत करने लगे हैं, और ऑनलाइन की वजह से कंटेंट हर बच्चे तक अवेलेबल है, और इसलिए बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। ये भी एक कहीं ना कहीं रीजन है। तो मुझे भी लगता है कि बच्चा सही बोल रहा है, ये रीजन है और ये जेन्युइन रीजन है। तथागत है एक लड़का, बहुत बोला सा, जिसका ये रोना है, वो कल ही मेरे से मिला था। तो बात करते करते मैं उसको होटल छोड़ने जा रहा था, कहता है जानते हैं सर, 2-3 साल पहले हम देखते थे बहुत ही बच्चा मिलता था जो कहता था कि फिजिक्स में बहुत दिक्कत हो रहा है, लेकिन अब हमको कोई बच्चा ही नहीं मिलता जो कहता है फिजिक्स में दिक्कत हो रहा है, भले किसी और सब्जेक्ट में बता दें। तो आज ऑनलाइन में भी बहुत सारे फिजिक्स के टीचर हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से जो सबसे बड़ा मेन पॉइंट होता था बच्चों में फिजिक्स में डर, वो खत्म हो रहा है कहीं ना कहीं, तो बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन फिर जब हम बात हैं कि जिनके 640 है, 630 है, 620 है, उनकी क्या गलती? उन्होंने भी बहुत मेहनत किया था। और जो चीजें बार बार एनटीए की गलती निकल के आ रही है, कहीं ग्रेस मार्क्स गलत तरीके से देना, पेपर लीक हो रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं करना, इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना, वॉलंटियरी कोऑपरेट नहीं करना, तो इन चीजों से कहीं लगता है कि यार ये गलत हुआ है। और अगर आप ग्रेस मार्क दे रहे थे तो आपने बताया नहीं, तो ये लगता है ना कि डर लगता है कि और क्या क्या गलती इन्होंने किया है। तो उस मोमेंट पे लगता है नहीं, तुम्हारी सारी गलती पकड़ी जानी चाहिए ताकि आगे से फ्यूचर तो सेफ हो कम से कम। तो उस पॉइंट पे लगता है, आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में केस है और इन्वेस्टिगेशन अपना सीबीआई सबमिट करेगी, और हमारा काम तो पढ़ाना है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तो सर अभी जो बच्चे ड्रॉप लेने का प्लान कर रहे हैं, अभी ड्रॉप लेंगे पढ़ेंगे आगे, तो उनके लिए क्या एडवाइस है कि 8 जुलाई के बाद स्टार्ट करें, ये कैसे मतलब कैसे प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए? ड्रॉप लेने वाले बच्चे जो है ना, उसमें 3 तरह के बच्चे होते हैं। पहला बच्चा वो होता है जिसके मार्क्स 600 है, तो ड्रॉप लेगा, बेचारे का नहीं हुआ लेकिन उसको नेक्स्ट अटेम्प्ट में करना है, तो ड्रॉप लेगा। 600 पे कॉलेज तो नहीं मिल रहा, 640 के नीचे कॉलेज बिल्कुल ही नहीं मिलेगा जनरल कैटेगरी में। उस पर कई स्टेट में 650 के नीचे नहीं मिलेगा, 640 तक मिल सकता है किसी किसी स्टेट में। तो उन बच्चों को अगर ड्रॉप करना है तो उन बच्चे के 1, 2, 3 चैप्टर पर सब्जेक्ट वीक होते हैं, उनको वो चैप्टर पढ़ना चाहिए बस, और टेस्ट देना चाहिए पूरे दवा के, खूब सारे टेस्ट देने चाहिए, बस टेस्ट दो, और अभी से फुल लेंथ टेस्ट दो पूरा, क्योंकि तुम प्रिपेयर हो भाई। 600 नंबर तुम लाए हो, तुम मास्टर के बराबर जानते हो, मास्टर से क्या पढ़ोगे यार। 600 नंबर जो लेके आया है, 650 नंबर लेके आया है, वो हर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के मास्टर के बराबर वो ऑलरेडी जानता है, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको टेस्ट दे देगा तो काम हो जाएगा। पहला ये है। अब जो बच्चे के 400 से 600 तक नंबर है, 550 के आसपास नंबर है, उनको पूरा पढ़ना चाहिए, है ना। उनको पूरा एक कोर्स ज्वाइन करके पूरे अच्छे तरीके से मतलब डीप स्टडी करना चाहिए आराम से, है ना। और एक ऐसे बच्चे होते हैं जिनके मार्क्स अभी 200-250 आ रहे हैं, उनको रीथिंक करना चाहिए। अगर उनका फर्स्ट अटेम्प्ट है
और वो स्ट्रॉन्ग डिटरमाइंड है कि नहीं, मैं पूरी मेहनत लगा के, जान लगा के तैयारी करूंगा तो आगे बढ़ो। नहीं तो अगर थर्ड अटेम्प्ट हो गया, फोर्थ अटेम्प्ट हो गया, सेकंड अटेम्प्ट हो गया, तो भी 200, 250, 300 नंबर आ जाए, कैरियर अपॉर्चुनिटी और भी बहुत सारे हैं। और अगर आप ड्रॉप भी करते हैं तो पैरेलली एक ऑप्शन लेके ही ड्रॉप करना, ये मेरा सजेशन है, बहुत स्ट्रांगली है। और ऐसा नहीं है नीट का हुआ बन गया थोड़ा, तो मैं कहूँगा चाहे वो ऑनलाइन की वजह से हो, एडटेक की वजह से हो, बहुत सारे रील और वीडियोस की वजह से, ओवर हाइप की वजह से हो, मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, या फिर बहुत सारे कॉलेज में जो बच्चे जाते हैं वो भी यूट्यूबर बन जाते हैं आजकल। नंबर आज सेलेक्ट होने की कल से यूट्यूबर, और वो और सिलेक्ट ना भी हो वो भी बन जाते हैं, बिल्कुल वो भी बन जाते हैं। और उसको क्या बोलते हैं यार, जो वीलॉग, कॉलेज में जाते वीलॉग बनाते हैं, एम्स के पार्टी दिखाते हैं, तो बच्चों को लगता है यही जिंदगी है बस। और ऐसा नहीं है, वो आप देखते हो क्योंकि नीचे से जुड़े वो 10% ही है। तो मेरा ये है कि आप ना कैरियर अपॉर्चुनिटी बहुत सारा है, बहुत सारी चीजें हैं, एक्सप्लोर करोगे। मैं सोच रहा हूँ मैं एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा, मैं भी थोड़ा रिसर्च करूंगा, मुझे भी नहीं पता, एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा, मैं बताऊंगा बच्चों को कि यार ये ओवर हाइप है, इससे हटो। तो अगर दूसरा, तीसरा, चौथा अटेम्प्ट है और 200-300 के बीच में हो तो भाई मत करो। पहला अटेम्प्ट है तो 200-250 से तो करना चाहिए। नहीं भी सिलेक्ट होगे तो जीवन में कुछ सीखोगे, वो काम स्ट्रगल जो सीखते हैं बच्चे ना, वो काम आएगा। तो पहली बात ये हो गई, ये कैटेगरी ये हो गया। दूसरा कैटेगरी था कि 400 नंबर है और 400, 450, 500 नंबर है तो पूरा अच्छे से पढ़ो, और 600 नंबर है तो बिल्कुल मत पढ़ो, खूब सारे टेस्ट। सिंपल सी बात है। एंड सर फिजिक्स में कुछ आपकी एडवाइस? फिजिक्स में एडवाइस तो मैं बस ये कहूँगा कि सिलेक्शन जो होता है उससे बच्चे की मेहनत से, टीचर आपको सब्जेक्ट पसंद करा देगा, सब्जेक्ट से रूबरू करा देगा, मेहनत आपको करना पड़ेगा। अब मैं ये बात बोल दूं तो शायद बच्चों को बुरा लगेगा, लेकिन ये फैक्ट है। बच्चे कहते हैं आप जितना करा दोगे ना वो मैं कर लेता हूँ, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आप जो करा दो उसी में से सवाल आ जाने चाहिए। मैं पूरी गारंटी देता हूँ, आज तक नहीं पिछले 3 साल में आए हैं और आगे भी आएंगे, लेकिन आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका नहीं होगा कमांड सब्जेक्ट। सर मेरे ख्याल से बहुत बच्चे ये पूछते हैं, डाउट रहता है कि भैया हमने क्लास तो कर ली, सर की क्लास कर लिया, कहीं भी क्लास कर ली, सब समझ आ गया क्लास के बाद, लेकिन जब क्वेश्चन पे आते हैं, टेस्ट में आते हैं, क्वेश्चन नहीं बनते, टेस्ट में मार्क्स नहीं आते। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि क्लास में समझ में आ गया, उसके बाद बच्चा क्वेश्चन नहीं लगा पा रहा, क्वेश्चन करने का छोड़ दे रहा है। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको टीचर भले ही 10 लाख क्वेश्चन करा दे, लेकिन आप क्वेश्चन अपने हाथों से सॉल्व नहीं करोगे, कलम नहीं घिसोगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, हवा में सिलेक्शन नहीं होगा। 2-3 चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ यार। एक मैं कहता हूँ बच्चों को बायो वो बायो कहने का मतलब ये होता है कि पता है बच्चा फिजिक्स का सवाल पढ़ता है, उसको लगता है कि ये मैंने कभी पढ़ा हुआ है, ऐसा मैंने देखा था, इसका आंसर ये होना चाहिए, और टिक कर देता है। कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई सवाल का समझ नहीं, कुछ नहीं, सीधा लगता है कि मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है, ऐसा होगा। तो मैं कहता हूँ कि बायो एटीट्यूड मत लगाओ। मेरा कहने का मतलब सब्जेक्ट बायोलॉजी बहुत अच्छा है, उसमें उस तरीके से सवाल अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं चलेगा। आपको पहले सवाल समझना पड़ेगा और कलम से लिखना पड़ेगा डेटा, आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, आपको रफ्तार बढ़ानी है, सॉल्यूशन की स्टेप्स के रफ्तार बढ़ाने हैं, सब कुछ लिखना। हाँ, सब कुछ लिखो, मतलब उसको सॉल्व करो। जब तक आप मैथमेटिकली गुना भाग नहीं करोगे तब तक आपका मतलब स्पीड नहीं बढ़ेगा। आप सोच के नीट सेलेक्ट नहीं कर सकते ना, तो थोड़ा कंसेप्चुअली बच्चों को स्ट्रांग रहना पड़ेगा, कंसेप्चुअली स्ट्रांग रहना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। तो ये एटीट्यूड बच्चे बार बार लगाते हैं, बिना सवाल को पूरा समझे सॉल्व करने लग जाते हैं। तो ये मत करो, ये आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि आप क्लास में जब पढ़ते हो ना, क्लास पढ़ो, थ्योरी लिखो, पूरी थ्योरी लिखो जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं। और फिजिक्स में क्या होता है यार, सवाल ही थ्योरी होता है, सवाल से तो हम थ्योरी समझाते हैं। तो सवाल लिखो, भले शॉर्ट में लिख लो, लेकिन सवाल लिखो। और सवाल लिखने के बाद जब क्लास खत्म हो जाता है तो पूरी क्लास में जो तुमने थ्योरी पढ़ी तो उसको रफ पेज पे लिखो। मतलब एक मैंने देखा मेन प्रॉब्लम ये भी है कि बच्चे हाफ कुक्ड कांसेप्ट लेके आते हैं। हाँ, मतलब मैं बता रहा हूँ, मैंने रील बनाई थी जिसमें अराउंड 10 मिलियन व्यूज आ गए थे। मतलब एक चैनल पे जाके गई थी वो, उसमें किसी ने मुझसे आईटी वाले बंदे ने क्वेश्चन पूछा था कि इफ वी गो बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ और इफ वी गो अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ तो ग्रेविटी कहाँ ज्यादा कम होगी। तो मैंने आंसर दिया था, तो बच्चे इतने कमेंट कर रहे थे कि भैया अगर आप अर्थ के पास आ रहे हो तो ग्रेविटी तो बढ़नी चाहिए कि आप, लेकिन आई गेस दोनों तरफ घटनी चाहिए, दोनों तरफ घटती है, मैक्सिमम सरफेस पे होती है। तो बच्चे एक हाफ नॉलेज लेके आते हैं कि यार बस हाइट पे जा रहे हो तो दूर, जितना दूर जाओगे उतना घटेगी, हाँ, अब नीचे जाओगे तो बढ़ेगी। तो ये जितना अर्थ के कोरे पास होगा तो बढ़ेगी। तो यही है कि जितना मतलब मेरे ख्याल से कि हाफ नॉलेज से बढ़िया है कि आप थोड़ा प्रैक्टिस भी करो और जो समझो कि क्या है कॉन्सेप्चुअली, जितना स्ट्रांग रहोगे
और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मेरे ख्याल से सर कि सबसे पहले तो क्लास में टीचर को ध्यान से सुनो, बहुत सिर्फ नोट्स बनाने पे मत भागो। सबसे पहले क्लास में टीचर जो बोल रहा है उसके हर शब्द को सुनो, और कई बार टीचर जो नहीं भी लिखता उसको भी लिखो कि वो काम कहीं आ सकता है। दूसरी बात, नोट्स पूरा बनाओ, भले ही क्लास में तुम्हारा 20% बनता है, 30% बनता है, 70% क्लास के बाद बना लो, नोट्स पूरा बनाओ। तीसरा, जब क्लास खत्म हो जाती है उस समय टाइम मिलता है तो, नहीं तो 4 घंटे बाद टाइम मिलता है तो तुम रिकॉल करके ब्लैंक पेज पे लिखने की कोशिश करो कि आज तुमने क्या क्या कंसेप्ट पढ़े। बहुत जरूरी है, पहले दिन याद नहीं आएगा, धीरे धीरे याद आएगा। चौथा, जो डीपीपी मिलता है उसको सॉल्व करो, भले ही 10 सवाल होते हैं डीपीपी में, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं, इजी होते हैं, आसान होते हैं, सॉल्व करो। नहीं होता सॉल्यूशन देखो, लेकिन सॉल्व करो डीपीपी को, बहुत जरूरी है डीपीपी को सॉल्व करो। दूसरी बात है, रेगुलर रिवीजन करो, रिवीजन देख के मत करो, लिख के करो, और खूब सारे टेस्ट दो। ये सिंपल सा है, इसको फॉलो करते रहो, सिलेक्शन हो जाएगा। और तुम कहोगे कि दिक्कत आएगी, तो दिक्कत तो आएगी भाई, आसान काम नहीं है ना, आसान काम नहीं है, सबको दिक्कत आती है। और कई बार क्या होता है कि बच्चा ऑनलाइन में जो पढ़ रहे होते हैं जनरली, उनको लगता है कि मुझे इतना टाइम लग रहा है, सबको इतना ही लगता है। तुम अकेले हो, तुमको दुनिया का नहीं पता, सबको इतना टाइम लगता है, और स्टार्टिंग में सबको दिक्कत आती है, कोई 30 मार्क का यहाँ पे नहीं बैठा हुआ। और जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हो ना, तो हम सिर्फ तुम्हें सब्जेक्ट नहीं सिखाते भाई, हम तुम्हें लड़ना सिखाते हैं, हम तुम्हें एक लर्निंग एटीट्यूड, टाइम मैनेज करने का एटीट्यूड, फाइटिंग एटीट्यूड, डीमोटिवेट बार बार नहीं होना है, इन तुमको योद्धा बना रहे हो। तुम लाइफ में आगे बढ़ोगे तो कई सारे चैलेंजेस आएंगे, उसको तुम्हें फेस करना है। बहुत ज्यादा बच्चों को मैंने बता दिया, होप करता हूँ कि सारे लोगों को समझ में आ गया क्या क्या चीज है। तो यार बाकी सबसे चीजें आपको कॉमन मिलती है, टिप्स ट्रिक्स सब कुछ मिलता रहता है। हाँ, और कई बार आप मत भागो ना, सिर्फ सिलेक्शन के पीछे मत भागो, थोड़ा सा समय देखो, पढ़ो। एक बच्चे की कहानी बताते हैं कि बच्चा मेरे पास आया, बोलता है कि सर मेरा सिलेक्शन दुनिया में क्या करूँ, कितने नंबर आ रहे हैं सर? 580 नंबर आ रहे, कुछ ऐसा होता है। पिछले साल कितने थे? तो बोलता है 200 नंबर थे। 200 से 580, भाई तू पता है क्या बन गया है, क्या सीख गया है? 400 नंबर का ग्रोथ, और तू सब्जेक्ट सीख गया, इतना तू स्ट्रॉन्ग हो गया। तू भले आगे नहीं भी तैयारी करेगा तो ये नॉलेज तेरे साथ रहेगा, तू लाइफ में आगे कुछ भी कर। तो अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से रिलेटेड नहीं भी करता है ना, कुछ भी करेगा ना, कहीं भी जाएगा, किसी भी फील्ड में जाएगा, लेकिन ये चीजें तूने जो सीखी है वो लाइफ टाइम काम आएगा। अभी तुम बच्चे हो इसलिए तुम्हें पता नहीं चल रहा, तुम आगे बढ़ोगे तो ये चीजें समझ आएगी कि तुमने कितनी बड़ी चीजें सीखी है, और डॉट्स जो कनेक्ट होते हैं। हाँ, और जो मेहनत होता है ना कभी खराब नहीं जाता। हमेशा मैं कहता हूँ कि दुनिया गोल है, तुम्हारा मेहनत तुम तक घूम के आएगा ही आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। कई बार क्या होता है कि बच्चे कहते हैं कि मेहनत बहुत किया, किस्मत नहीं है। तो किस्मत का काम बस इतना है कि तुम्हारे मेहनत का जो रिजल्ट है वो कभी बहुत जल्दी दे देगा, किस्मत अच्छा हुआ तो, और थोड़ा किस्मत अगर खराब हुआ तो उसका रिजल्ट तुमको बाद में मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। ये असंभव है कि तुमने जो मेहनत किया है उसका रिजल्ट तुमको ना मिले। तो पहले मेहनत होता है, उसके बाद ही किस्मत होता है। So, बहुत सारी चीजें आप होप करते हो कि मोटिवेट भी हुए होंगे, बहुत कुछ सीखने मिला होगा, ठीक है। और एंड ऑलवेज फोकस ऑन लर्निंग, क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी होता है, एक पल आएगा एक पल जाएगा, लेकिन आपको पूरी साल लड़ाई लड़नी खुद से। तो जो भी आप सीख रहे हो बाकी लोगों से, टीचर से, पेरेंट्स से, उनको इम्प्लीमेंट करो एंड उसी चीज को लगाओ यार, 1 साल है, मेहनत करो, ठीक है। बाकी सर तो है ही फिजिक्स के लिए, हम भी है, नहीं है, सब लोग, सब बहुत सारे टीचर है, मैं भी नहीं, बहुत सारे टीचर है। और टीचर कैसे चूज करते हैं ये भी बता देता हूँ। टीचर कैसे चूज करना, सुन ले भाई, सिंपल सी बात है, जिससे तुमको समझ में आता है सबसे बढ़िया टीचर वही है, सिंपल सी बात, जिससे समझ में आता है उससे पढ़ो। दूसरा ये इंपॉर्टेंट है कि उसको एक्सपीरियंस कितने, रिजल्ट उसने कितने दिए, पढ़ के कितने बच्चे सेलेक्ट हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये सेकेंडरी है, और ये सेकेंडरी है, बट समझ में आना चाहिए। लेकिन हाँ, एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि कंटेंट क्या पढ़ रहा है उसकी भी बहुत ही ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए, कि कंटेंट जो पढ़ रहा है वो सफिशिएंट है कि नहीं। कई बार हवा में ऊपर चले गए, ओवर भी होता है कि कई बार जेईई एडवांस कॉन्सेप्ट जेईई एडवांस पढ़ रहे हो, और कई बार नीचे ही चल रहे हो। तो रिलेवेंट कंटेंट का होना बहुत जरूरी, बैलेंस कंटेंट का होना बहुत जरूरी है। तो कंटेंट रिलेवेंट है कि नहीं, सवाल कंटेंट पढ़ने से सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं, आपको समझ आ रहा है कि नहीं, सिंपल सी बात। और एक बात बताओ, आप 2 घंटे से बैठे हो, अपन बात कर रहे थे, मेरे से डर लगा क्या आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा लगा कि मैं बहुत गुंगार हूँ या डांटता हूँ, ऐसा लगा क्या? तो इन बच्चों को बताओ यार कि मैं ऐसा नहीं हूँ। ये बच्चे कहते हैं कि सर आपसे बहुत डर लगता है। लगभग 2 घंटे हो गए और बहुत कैजुअली हम लोग टॉक कर रहे हैं। सर ने पिज्जा मंगाया कि तुम लोग कुछ खा के जाओ यार। तो हम लोग सर के यहाँ पे आए हुए थे, बहुत टाइम से था सर से मिलना, एंड हम लोग बहुत ट्रैफिक में फंस के बहुत मुश्किल से यहाँ पे आए। सर ने बहुत टाइम भी दिया, बहुत बातें भी हुई और बहुत कुछ सीखने भी है ना, बहुत कुछ सीखने भी मिला कि यार कैसे। नहीं, मुझे भी पता चला यार कि आजकल के बच्चे क्या सोचते हैं, आप लोग कैसे काम करते हो। तो हमारा तो देखो एक्सपोजर सिर्फ पढ़ाने का रहता है, लेकिन आप लोग भी बहुत सारे काम कर रहे हो, तो अच्छा लगा जान के। बिल्कुल। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस। ठीक है, मिलते हैं, ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। सर को भी बहुत थैंक यू, बाय, थैंक यू सो मच, बाय।